जस्ट अ मिनट, मुझे क्लियर नहीं आ रही है। ओके, आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, एंड स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। वेट अ मिनट यार, मैं अगर चेंज कर देता हूँ। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, क्लियर आ रही है आवाज या ब्रेक हो रही है? क्लियर आ रही है? आवाज आप लोगों को क्लियर हो रही है, ब्रेक हो रही है? सर क्लियर है। क्लियर है। ओके, आप लोग कुछ बोलते रहिएगा क्योंकि मुझे क्लियर अभी हो ही रहा है जो आप लोग बोल रहे हो, तो मुझे ब्रेक होके आ रही है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। ओके, आगे स्टार्ट करें हम लोग फिर अगली। सर जो इस वीक में मंडे को टेस्ट होता है उसमें डाउट है फिजिक्स में। इस वीक में जो मंडे टेस्ट है, हुआ था जो अभी मंडे को। हाँ, उसमें क्या डाउट है आपको? यस सर। आपको डाउट पूछना उसमें? यस सर, मेंस वाले में। बताओ क्या डाउट है। किसी और को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर बता दो। आप इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो? इंजीनियरिंग में। जेई मेंस में हो? अच्छा, फिर तो क्वेश्चन देख लेते, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर बता दो आप। सर एक 16। एक मिनट। एक फरवरी को हुआ था टेस्ट आपका। कौन सा नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर 16। सर मेंस का जो फोर्थ वाला था।
4th? यस सर, नहीं सर 16th क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 16 पूछ रही हूँ। ओके, ए बॉडी ऑफ मास m वाला, ये वाला एक्सप्लोड इनटू 3 हाँ ये वाला क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास m एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस। यस सर। देखो बाकी लोग भी देख लो तो सिंपल सब काम का है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको? और मैं पीपीटी नहीं खोला मैंने, पीपीटी खोल देता हूँ। हम्म, क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है ये कि एक मास m है और ये एक्सप्लोड हो रहा है 3 पीसेस में, आउट ऑफ विच 2 पीसेस, ये क्या हो गया? एक मास है m और ये जो है एक मिनट, पीपीटी कोई प्रॉब्लम है, आई एम ओपनिंग सम अदर पीपीटी। इसमें कोई प्रॉब्लम चल रहा है, रुको। आज बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, नेट भी प्रॉब्लम चल रहा है और ये भी प्रॉब्लम चल रहा है आज। सर यस, सर जो टेलीग्राम पे जो ग्रुप है डाउट वाला, उसमें सर डाउट कैसे पूछे, मतलब लिख के भेजें या फोटो भेज दें? यार मुझे आवाज ब्रेक होके वो आ रही है। क्या बोल रहे हो आप कि डाउट अगर हमें करना है तो? सर जो टेलीग्राम पे ग्रुप है डाउट वाला, उसमें सर डाउट कैसे भेजें, क्वेश्चन लिख के भेजें या फोटो भेज दें? फोटो भेज दो, अगर आपको लिख के भेजना है लिख के भेज दो, फोटो भेजना फोटो भेज दो, जो आपको सुटेबल लगे। ऐसे फिर प्रॉब्लम हो रहा है।
यूज करो लेकिन ये तो चाहिए ना, कंप्यूटर में तो प्रॉब्लम होगी, पहले तो चले ये पेन खराब चल रहा है बराबर, ऐसा हो रहा है। मैं वो भी चेंज कर ली, पीपीटी भी चेंज कर ली। सुनो मैं ला गया, लो मैं लेके आया। उसको रबड़ पत्थर मत करना सर, इसको रबड़ पत्थर मत करना, लेफ्ट राइट को रबड़ को ऊपर इसमें बोलने का ना, इससे रेड रेड बोलने का क्या ये आवाज आ रही है आवाज बच्चों को? यस, आवाज आ रही है आप लोगों को अभी? यस सर। आवाज आ रही है सबको? यस सर। मुझे नहीं आ रही। आपको आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा आपको नहीं आ रही होगी ना? छोड़े बच्चों को जा रही है? वो तो यस लिखने बच्चे को, बच्चों को जा रही है ना। अच्छा एक बार आप पूछना बच्चों से। ओके अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके आ रही है, ठीक आ रही है। चलिए मुझे भी आवाज आ रही है आपकी, अब क्लियर आ रही है मुझे भी। बस स्क्रीन को देख रहे हैं, स्क्रीन ठीक हो जाए तो हमारा काम शुरू हो गया। फिर ये क्या आ गया? ओके चलो यहाँ से कर लेते हैं। इट्स वेरी इरिटेटिंग, आज जो है 2 क्लास में डिस्टर्ब हो चुके हैं सुबह से। ओके आई होप अब सही चलेगा। A body of mass n explode into 3 pieces, out of which m/4 each are thrown perpendicular. m/4 each are thrown perpendicular in the direction velocity. देखो ये मास m था, इसमें से m/4 किसी भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले गए। m/4 परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड पीस जो होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना था मैं। कैसे करेंगे बाकी लोग बताओ, कोई बता सकता है? थर्ड पीस जो होगा उसकी वेलोसिटी पूछ रहे हैं इसमें। मोमेंटम कंजर्वेशन। एनीवन? यस बताइए। बता रहा है कोई? मेरे को आवाज नहीं आ रही। सर मोमेंटम कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मोमेंटम ला देंगे तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? m/4 इंटू 3 आई कैप ले लो इसे, इसको जे कैप मान लो या कुछ और मान लो। तो m/4 इंटू 4 जे कैप, दिस इज द मोमेंटम। अब रिमेनिंग पार्टिकल कितना बचा आपका? m/4 तो ये गया, m/4 ये गया, बचेगा m/2। इसका वेलोसिटी जो आएगा, इनका मोमेंटम शुरू में 0 था इसका, तो अब भी 0। तो यहाँ से हम कितना जाएगा? 3/4i प्लस जे। अगर मैं m तो काट दूंगा सारे, तो आ जाएगा प्लस 1j प्लस v/2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा जो v आएगा इट विल कम इक्वल टू -3/2 माइनस 2j। ठीक है, तो आपको स्पीड पूछा था उसका, तो स्पीड इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इट विल कम 9/4 प्लस 4, कितना हो गया ये? 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3/2 का स्क्वायर, 16 और 9 25/4 का रूट।
तो आएगा 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हुआ आपका? यस सर। सर 21। क्या बोल रहे हैं? सर एक बार 20 फिर 21 बताइए। एक बार क्या कर दूं? 20। एक मिनट रुको यार, नेट को ना, मेरे नेट में कुछ यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है, आपके यहाँ से ठीक होगा, यहाँ से शायद आज कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं एक बार नेट को देखूँ जरा, नेट में क्या चल रहा है। ओके, क्या बोल रहे थे आप? क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहे हो? सर 20 फिर 21 और 22 24। 20 और 21। ईशान कौन सा पूछ रहे हो आप? सर 20 21 22 और 24। ओके, आप टाइप कर दो, इस पर टाइप कर दो क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा मुझे, वो सॉरी आवाज नहीं आ रही है। ईशान सर बोल रहे कर हैं 20 22 24 इतने सारे हैं। अच्छा, जेई में हो ना आप? जेई के पूछ रहे हो ना? यस सर। अच्छा चलो, बाकी लोग भी देख लो, बाकी लोगों को भी हेल्प हो सकती है। एक क्वेश्चन क्या था हमारा कि बॉक्स इज गिवन अ वेलोसिटी v एट अ पॉइंट ए ऑफ द हेमिस्फीयर बाउल। ये हेमिस्फीयर बाउल है, क्वेश्चन नंबर 20 बता रहा हूँ मैं। और इसको जो स्पीड दी गई है यहाँ पे, वो दी गई है v। फ्रिक्शन लेस है, ये फ्रिक्शन नहीं है इसमें। तो यहाँ पे जो स्पीड है ये v है, और यहाँ पे स्पीड दे रखी है v डैश। v डैश, तो ये पॉइंट हमारा a है और ये पॉइंट हमारा c है। तो इसने पूछा है कि एन सी कितना होगा। तो एन सी हमारा जो होगा, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे पहले, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर यहाँ पे बनाओगे सी पे, तो क्या आएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर अंदर की तरफ को, एम वी डैश मान लो यहाँ पे वी डैश स्पीड होगी यहाँ पे, तो वी डैश स्क्वायर बाई आर अंदर की तरफ को, एम जी नीचे को, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा। तो यू कैन राइट एन, इसको एन सी बोल सकते हैं, प्लस एम वी डैश स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से मेरा जो एन सी आएगा वो आ जाएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर डैश स्क्वायर बाय आर। क्या ये आ गया? तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है चारों में से, तो इसको जो है वी की टर्म में निकालना पड़ेगा। फिर कुछ ऑप्शन वी के टर्म में दिए हुए हैं, तो वी और वी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो वी के राइट एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर। एच कितना है यहाँ पे, ये एच होगा हमारा आर के बराबर, एच हमारा आर के बराबर होगा, ये रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप लिख दोगे यहाँ पे एम जी आर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 mgr प्लस एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम वी डैश का स्क्वायर, ये आ रहा है। तो एम वी डैश स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, तो यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पे आर भी था, यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये एम जी माइनस, इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 2 mgr प्लस एम वी स्क्वायर, ये वैल्यू आ रहा है इसका यहाँ से, डिवाइड बाय आर। तो क्या बन जाएगा ये, एम जी माइनस, ये हो जाएगा, एक आर कट जाएगा तो माइनस 2 mg हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। यू विल गेट, नेगेटिव क्यों आ रहा है, हमने गलत ले लिया कुछ? अच्छा
हमने इसको गलत ले लिया, हमने इसको एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेना था इधर को, तो हमने इसको गलत ले लिया है, ये इधर को आएगा ना, सेंट्रीपिटल वो नहीं है ना, ये फोर्स है, ये हमने एज अ फोर्स लिया, मतलब ले तो हम दोनों सकते हैं इसे, लेकिन हमने एज अ फोर्स लिया इसे, तो हम इसको जो लिखेंगे यहाँ पे, ये साइड इधर को आएगी, माइनस आएगी, ये फॉर्मूला आपका जो बनेगा, ये बनेगा NC इक्वल टू mg प्लस एम वी डैश स्क्वायर बाय आर, ये बनेगा, ठीक है। तो ये प्लस आएगा यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा हमारा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 3mg प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी डैश का स्क्वायर बाय आर, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए, विच इज आंसर नंबर बी आना चाहिए, 3mg प्लस एम वी डैश स्क्वायर बाय आर। बी नहीं है, हाँ हमने किसके टर्म में निकाला, बी किस टर्म में निकाला, बी डैश नहीं है, बी है, ये बी की टर्म में निकाला था ना हमने आंसर, ये तो ये बी की टर्म में आया है, तो आंसर हमारा आना चाहिए बी, ठीक है। आई थिंक क्लियर है ये सबको 20 क्वेश्चन। यस सर। ओके, अब मेरे को आवाज थोड़ा साफ आई। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पूछा आपने? 21। 21, स्लाइड देख लो ना, स्लाइड है इसमें नहीं है, ओके स्लाइड ऐड कर लेते हैं, 21 देख लेते हैं। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, मेडिकल वालों को आ रहा है समझ में? इजी क्वेश्चन था ये तो, आपके लेवल पे था, तब तो नहीं था ये। स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ट्वेंटी वन, figure shows a ball of mass m connected with the two ideal spring of force constant k kept in equilibrium, smooth inclined, okay, suddenly right spring is cut, magnitude of instantaneous acceleration in ball is 2n, then find the value of n। देखो ये ऐसा दे रखा है, ये क्वेश्चन जो दे रखा है ना, ऐसा दे रखा है कि ये ऐसे है, आपका एक प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, और इसका जो एंगल है, ये एंगल हमारा 45 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ पे एक स्प्रिंग है ऐसा लगा रखा, और इससे एक बॉल कनेक्टेड है, और ये स्प्रिंग यहाँ से भी कनेक्टेड है, ऐसा दे रखा है, और ये बिल्कुल सिमेट्रिक रखा हुआ है, क्योंकि दोनों एंगल हमें 45 डिग्री दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मैंने एक स्प्रिंग काट दिया, ऐसे रखा हुआ है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है दोनों का, आइडियल स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम है, और सडनली राइट स्प्रिंग इज कट, ये वाला स्प्रिंग काट दिया, कट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द बॉल इज 2n। ये कह रहे हैं जो एक्सेलरेशन है बॉल का वो है 2n मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताइए n का वैल्यू कितना होगा? कोई बता सकता है मुझे कैसे करेंगे क्वेश्चन? एक स्प्रिंग काट दिया हमने, तो कैसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग? एनी आइडिया, एनी गेस? किसी को आइडिया नहीं है? कुछ तो बताओ, गलत बताओ, कुछ ही बताओ, कंसेप्ट क्लियर करने में तो। घर से स्टार्ट करते हैं, बताओ कुछ।
सर स्प्रिंग फोर्स लगेगा ना F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है। सर वो एक ही स्प्रिंग पे लगेगा ना? हाँ, जब एक को काट देंगे तो एक ही स्प्रिंग बचेगा। एक को काट देंगे तो एक ही स्प्रिंग बचेगा, बिल्कुल। सर वो एम ए के इक्वल हो जाएगा F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो एम ए के इक्वल रख देना एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स। नहीं, लेकिन यहाँ पे और फोर्स भी तो है। यहाँ पे एम जी का फोर्स भी तो काम कर रहा होगा। इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ ना ये, तो इंक्लाइन प्लेन पे एक एम जी फोर्स सर भी नीचे एम जी साइन थीटा होगा। एम जी साइन थीटा नीचे होगा, बिल्कुल करेक्ट। अब इस पे आपने ये काट दिया स्प्रिंग, तो ये बचा इसका फोर्स, इधर को होगा एफ। जब इसको काट दोगे तो ये दोनों फोर्स बचेंगे, केवल एफ और एम जी साइन थीटा बचेगा केवल, है ना। तो मैं इनका रिजल्टेंट निकाल लूँ अगर, तो मेरा आंसर आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। अगर मैं एफ का और एम जी साइन थीटा का रिजल्टेंट निकालूँ, ऐसे है कुछ डायग्राम अगर मैं बनाऊँ, तो एफ ऐसे है और एम जी साइन थीटा ऐसे है। इनके बीच का जो एंगल है वो कुछ 135 डिग्री होगा, क्योंकि ये 45 डिग्री पे है यहाँ पे। ये जो एंगल है मेरा, ये 45 डिग्री है। तो एफ मेरा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ये एंगल मेरा 45 है। तो इसको स्प्रिंग को काटने के बाद ये कंडीशन बचेगी, राइट। बॉल पे ये कंडीशन बचेगी ना, यही फोर्स बचेंगे ना। यस सर। ओके, तो अगर मैं कहीं से एफ निकाल लूँ तो मेरा काम फिर हो जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। एफ कैसे निकालूं? इनिशियली ये कंडीशन थी मेरे पास, तो दोनों पहले एफ थे और ये था। अब अगर मैं यहाँ से एफ निकालूं तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ से एफ कैसे निकाल सकता हूँ? कंपोनेंट ब्रेक करके निकाल सकता हूँ, या लेम्बिस थ्योरम लगा के निकाल सकता हूँ, दोनों कर सकता हूँ मैं। कंपोनेंट इसका ब्रेक करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, एफ कॉस 45। इसका कंपोनेंट भी कितना आएगा, एफ कॉस 45। वो किसको बैलेंस करेगा, एम जी साइन थीटा को। और ये साइन थीटा कितना होगा, ये भी 45 है। तो ये एंगल आपका हो जाएगा एम जी साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो ये भी आपका 45 डिग्री आ जाएगा। अब देखो ये कितना आ गया आपका, एफ कॉस 45, तो ट्वाइस हो जाएगा ये किसको बैलेंस करेगा, एम जी साइन 45 को। ये क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? यस सर। ओके, तो एफ मेरा इतना आ जाएगा एम जी बाई 2, ठीक है। अब आपका फाइनल क्या बचा, फाइनल आपने इसको हटा दिया, आपका केवल ये बचा एफ और ये बचा एम जी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उससे मेरा नेट फोर्स आएगा, एफ इक्वल टू एम जी बाई 2 है। तो इन दोनों के फोर्स से इनका नेट जो मेरा फोर्स आएगा वो नेट फोर्स होगा मेरे को, ठीक है। तो नेट फोर्स कैसे निकालूंगा, इनमें वेक्टर सम करना पड़ेगा दोनों का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच का, ये एंगल होगा 135 डिग्री, क्योंकि ये 45 है इधर का एंगल, तो ये 135 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है आपका, एम जी का स्क्वायर, एम जी का स्क्वायर में बाहर ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, या एम जी बाई 2 है क्योंकि। फिर लिखोगे 2 इंटू 1 इंटू 1/2 इंटू कॉस 45। कॉस 45 कितना होता है भाई, कॉस 135, सॉरी नेगेटिव होगा, -1/√2। ये कितना होगा, सर -1/√2। -1/√2 है ना। तो इतना कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 + 1/4, 1 + 1/4 यानी 5/4 माइनस 1/√2 इंटू एम जी का स्क्वायर का रूट।
ये मेरा एफ नेट आया। एफ नेट मेरा इतना आया। अब मुझे क्या निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था। तो एक्सेलरेशन मेरा हो जाएगा फोर्स बाय मास, एफ नेट बाय मास। मास कितना है यहाँ पे, मास तो उसका एम ही मानेंगे क्योंकि हमने एम माना है इसका मास। तो उसका फोर्स नेट आपका आ जाएगा, ये एम जी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपका, रूट ऑफ 5/4 माइनस 1/√2 बचेगा, और डिवाइड बाय एम करोगे तो इतना आ जाएगा। ये कुछ सही आ रहा है हमारा, क्योंकि हमें निकालना है, ये कह रहे हैं 2n है और n की वैल्यू पूछ रहे थे, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे और दोबारा। 2f cos थीटा आपका बराबर था mg sin 45 के। करेक्ट है। तो आपका यहाँ से आ रहा था f इक्वल टू mg/2। करेक्ट। फिर आपने दो फोर्स लिखे। अच्छा, यहाँ पे गलती कर दी हमने। यहाँ पे जो ये वाला फोर्स है ये mg sin 45 है, हमने इसको mg मान लिया, तो ये mg sin 45 हो गई है ना। ये गलती कर दी हमने यहाँ पे। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ इसे। ये तो सही है ऊपर फॉर्मूला, यहाँ पे चेंज हो जाएगा हमारा। एफ नेट जो आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जो आएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब mg/2 का स्क्वायर, mg का स्क्वायर बाय 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस बी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर में mg स्क्वायर तो बाहर ले चुका हूँ मैं, इसका स्क्वायर आ जाएगा 1/2 प्लस 2ab cos थीटा। 2a आपका है 1/2, b है आपका 1/√2, cos थीटा आपका है -1/√2। अब सही आएगा, ऐसा कुछ आएगा। 2 से 2 कट गया और ये हो जाएगा -1/√2, तो ये -1/√2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा +1/√2, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी mg का स्क्वायर बाय 4 का रूट यानी कि mg/2। इस पे जो फोर्स काम कर रहा है वो mg/2 काम कर रहा है, डिवाइड बाय m करोगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। g/2 कितना हो जाएगा 5। अब ये कह रहा है ये वैल्यू कितनी है 2n है, तो n कितना है, तो n कितना है बताओ। टू 2.5 हो जाएगा n। ठीक है, सबको क्लियर हुआ, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। ओके, डाउट क्लियर हुआ ना। अगला क्वेश्चन। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन 22वां 22। थिंग रिंग ऑफ रेडियस r इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो। एक रिंग है, इट इज मेड अप, रिंग रेडियस का रेडियस क्या है इसका r है, इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो एंड यंग मॉडुलस इसका y है, यंग मॉडुलस y दिया हुआ है। when ring is rotated about its center in its own plane with angular velocity omega, इसको घुमाया जा रहा है with angular velocity omega, तो स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस डेल्टा आर, इसका रेडियस इंक्रीज होगा क्योंकि बाहर को उस पर फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसका रेडियस जो है इंक्रीज होगा। तो कह रहा है रेडियस का जो इंक्रीज है वो मेरा इतना है, इतना है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू बतानी है मुझे, ये x की वैल्यू कितनी है। तो इसमें कोई हिंट देगा, कैसे करेंगे इसको। एनी हिंट, एनी गेस। इसमें क्या करते हैं, रिंग का ना एक एलिमेंट मान लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट, बहुत छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं। यहाँ पे बहुत छोटा है, मैंने बड़ा बना दिया लेकिन बहुत छोटा है। ठीक है, इस पे हम देखते हैं क्या हो रहा है। इसको हम मानते हैं कि यहाँ पे ये एंगल जो बना रहा है इट इज मेकिंग अ वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा। ठीक है, तो इस एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहे होंगे वो कौन कौन से फोर्स होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा,
या आर प्लस डेल्टा आर, हमने मान लिया कि रेडियस का बढ़ चुका है तो आर प्लस डेल्टा आर भी लिख सकते हो। इतना फोर्स मैंने ओमेगा लिख दिया, ओमेगा की टर्म में लिखना वी की टर्म में, ओमेगा की टर्म तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर, वी होता तो डिवाइड होता। एम ओमेगा स्क्वायर आर इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इतना इस पे फोर्स काम कर रहा है बाहर की तरफ को। उसके अलावा इस पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, और इस पे जो बाकी एलिमेंट है ये वाला, ये इधर को फोर्स लगा रहा होगा इस पे टी, और इधर को फोर्स इस पे ये लग रहा होगा टी। टी क्या है इसमें, रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगी, जो रिंग आपका घूमेगा तो रिंग जो है खिंच जाएगा, तो सारे एलिमेंट खिंच जाएंगे तो ये आपस में टेंशन लगाने लगेंगे ऐसे, तो हर पॉइंट पे टेंशन होगी, ठीक है। हर पॉइंट पे टेंसाइल फोर्स होगा। टेंसाइल फोर्स कैसे निकालोगे, ये आपको यंग मॉडल्स दिया हुआ है ना। यंग मॉडल्स क्या होता है हमारा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये होता है यंग मॉडल्स मेरा। तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग जब खींचेगी तो रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी। इसकी लेंथ पहले कितनी है, 2 पाई आर, इसका पैरामीटर 2 पाई आर है, तो ये इसका रेडियस बढ़ रहा होगा तो इसलिए इसमें टेंशन आ रहा होगा, है ना। उसका रेडियस हो सकता है बढ़ रहा हो, उससे आपका टेंशन आ रहा हो। तो यहाँ पे जो फोर्स है, अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स क्या आ रहा है मेरा, इस फॉर्मूले से यंग मॉडुलस इनटू एरिया इनटू डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। डेल्टा एल ये मेरा एल है, डेल्टा एल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डेल्टा आर, या डी आर लिख लो, जो भी लिखना चाहो। ये डेल्टा एल आया तो मैं लिख दूंगा सर वाई ए, डेल्टा एल मेरा आ जाएगा 2 पाई आर डेल्टा आर, सॉरी बाय आर, इससे ये कट जाएगा तो ये आ गया वाई ए डेल्टा आर बाय आर। दिस इज द फोर्स developed inside the ring because of the extension in the length of the ring, तो वो इतना होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, तो ये हमारा फोर्स डेवलप हुआ। तो यहाँ पे जो मैं टेंशन रख रहा था, ये टेंशन जो है यही फोर्स होगा टेंशन, तो मैं इस टेंशन को इतना रख सकता हूँ फोर्स के बराबर, दिस इज इक्वल टू माई टेंसाइल फोर्स इन द रिंग। तो इस एलिमेंट पे बाकी जो रिंग है उसको ऐसे खींच रही होगी इधर को, तो इन दोनों का जो कंपोनेंट बनेगा टुवर्ड द सेंटर वो इसको बैलेंस करेगा, क्योंकि और कोई फोर्स यहाँ पे है नहीं, और इसके अलावा और क्या फोर्स है एलिमेंट पे, यही फोर्स है। बाकी जो एनर्जी नीचे लग रहा होगा उसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा होगा, टेबल का, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, घूम रहा है ये, तो टेबल का नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस कर देगा, और तो कोई फोर्स है नहीं, यही फोर्स है। इसमें जो फोर्स आपका टेंशन है, टेंशन का जो अंदर वो कंपोनेंट बनेगा वो इसको बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो टेंशन का कंपोनेंट बना देते हैं, कैसे बनेगा, ऐसे है ये एलिमेंट और आप टेंशन इधर को मान लो उसमें टेंजेंशियली, आप इधर को मान लो टेंशन, ठीक है। तो कैसे मानोगे फिर, ये एंगल आपका यानी 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना होगा, आपको ये एंगल चाहिए इन दोनों के बीच में, ये वाला एंगल चाहिए हमें, ताकि हम टेंशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकाल सकें, यानी इस डायरेक्शन में निकाल सकें। तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ये एंगल अगर हमारा, ये एंगल अगर हमने क्या माना है, पूरा एंगल थीटा माना है, तो ये इसका आधा होगा। इतना एंगल जो हमारा होगा, ये एंगल हमारा होगा डी थीटा बाय 2 या थीटा बाय 2, जो भी आपने एंगल लिया है, इसका आधा होगा, तो ये एंगल हमारा डी थीटा बाय 2 हो जाएगा, और ये एंगल हमारा फिर हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाय 2। ये समझ में आया एंगल? यस सर। ओके, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट बन जाएगा वो जाएगा टी कॉस 90 माइनस डी थीटा बाय 2, और कॉस थीटा हमारा होता है साइन थीटा, तो वी विल राइट टी साइन डी थीटा बाय 2। दिस इज द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ये एक ही फोर्स आया, एक फोर्स इस तरफ से भी आएगा तो सेम आएगा वो भी, तो जो फोर्स में लिखूंगा वो 2t साइन थीटा बाय 2 कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा m ओमेगा स्क्वायर r आ रहा है, m ओमेगा स्क्वायर r, ये जो फोर्स आ रहा है, r लिख लो या r प्लस डी आर लिख लो, नेगलेक्ट कर सकते हो डी आर को, तो फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, इक्वल टू आ जाएगा 2t साइन
डी थीटा बाय 2। ठीक, इसको मैं आर ही लिख देता हूँ क्योंकि ये फिर आर प्लस डी आर जो है परेशानी करेगा बाद में। अच्छा, एम लिखना है मेरे को, है ना, एम ऑफ द एलिमेंट। तो मास कितना होगा इसका? मास इसका होगा लेंथ ऑफ द एलिमेंट इनटू लीनियर मास डेंसिटी, ये लिख सकता हूं मैं। और लेंथ ऑफ द एलिमेंट कितना हो जाएगा? आर इंटू डी थीटा, है ना। दिस इज द आर्क बाय रेडियस, आपका जो होता है वो एंगल होता है। तो ये डीएम आ गया, डीएम बोलो से एम बोलो, जो भी बोल लो, मैं डीएम बोलूंगा इसे क्योंकि एक एलिमेंट का मास है। तो डीएम हमारा इतना आ गया आर डी थीटा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ आर, इसको मैंने निकाला है यहाँ पे, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ आर डी थीटा इंटू लेमडा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 2t साइन थीटा। 2t, टी की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ वाई ए टी आर लिख लो या डेल्टा आर लिख लो, जो भी आपको लिखना है, बाय आर इंटू साइन थीटा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो इसको मैं डी थीटा बाय 2 कर सकता हूँ। तो आई विल राइट डी थीटा बाय 2। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाता है जब एंगल छोटा होता है, तो मैं डी थीटा बाय 2 कर लेता हूँ। तो डी थीटा तो हमारा खत्म, और हमें चाहिए था डेल्टा आर। डेल्टा आर मतलब हमें ये चाहिए था। तो ये देख लो अब क्या आ रहा है सॉल्व करके, यहाँ पे आर लेमडा, लेमडा आपका है मास पर यूनिट लेंथ। रो क्या दे रखा है यहाँ पे? रो इज द मटेरियल डेंसिटी। तो रो हमारा हो जाएगा लेमडा इंटू ए। डेंसिटी हमारी जो होती है, सॉरी, लेमडा हमारा जो होता है वो हो जाएगा लेमडा, रो हमारा होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि मास इन लेंथ बाय एरिया, ये आ जाएगा वॉल्यूम। तो मास बाय लेंथ को हम लेमडा लिख रहे हैं, तो यह आ जाएगा लेमडा बाई ए। दिस इज अवर डेंसिटी। तो लेमडा हमारा हो जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया। तो लेमडा हमारा डेंसिटी इंटू एरिया है, तो लेमडा को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू एरिया। आर बचा यहाँ पे, एक आर का ये आर भी बचा हुआ है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर बचा है यहाँ पे। दिस इज द थिंग। यहाँ पे जो बचा है वो बचा है 2y a डी आर। अच्छा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा ही नहीं। वाई ए डी आर बाय आर, डी आर बाय आर, आर भी यहाँ चला जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा। ये वाला आर यहाँ चला गया तो डी आर क्यूब हो गया। ये बचा, ए से ए काट लो तो आपका डी आर आ गया आर ओमेगा इसका स्क्वायर बाय वाई, आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर बाय वाई आ गया हमारा। दिस इज डी आर। ऊपर क्या दिया हुआ है यहाँ पे? रो आ गया हमारा, ओमेगा का स्क्वायर आ गया, आर क्यूब आ गया, यंग मॉडुलस आ गया, तो एक्स। अच्छा, तो ये चीज हमारी 4x है, और यहाँ पे चीज कितनी आ रही है? 1 आ रही है हमारी। यहाँ तो आ ही रहा कुछ हमारा, 1 मान लो। तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा। x कितना आ जाएगा हमारा? 0.25। 0.25 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ऐसा भी करना पड़ सकता है भाई पेपर में माने ऐसा भी होता है, स्पेशली जो जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए काफी ये अच्छा है। हालांकि मेडिकल वालों को भी आइडिया होना चाहिए कि मेडिकल वालों की बुक में अगर क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसे, पेपर में तो कम आते हैं लेकिन किताबों में दिए हुए हैं, तो यू कैन हैव द आइडिया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, आइडियल गैस। सर 24। 23 नहीं है? नहीं सर। ओके, 24। Cross section area of the prism is in the form of isosceles triangle. One of the equal face is silvered. Ray is normal incident on the one face, being reflected twice inside the prism, enabling the base of the prism perpendicular to the base. Angle of prism is found to be n. Then find the value of n. ये सब prism दे रखा है आपको। एक prism है और इसमें एक सरफेस बोल रहे हैं हमने सिल्वर कर दिया है। कौन सा करा है देखते हैं, डायग्राम से क्लियर नहीं हो रहा। ये वाला किया मेरे ख्याल से। तो ये बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वन ऑफ द फेस इज सिल्वर्ड, अ रे इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अदर फेस। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट की गई है, ऑन द अदर फेस बोल रहा है, तो ये नॉर्मल इंसिडेंट है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट है। ये जाके यहाँ टकराई, नॉर्मली होगी तो कोई बेंट नहीं होगी, सीधा जाके यहाँ टकरा जाएगी, तो ये टकरा गई।
अदर फेस एंड बीइंग रिफ्लेक्टेड ट्वाइस इनसाइड द प्रिज्म। डायग्राम भी बना हुआ है, हालांकि ये कह रहा है 2 बार इसने रिफ्लेक्शन किया, एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन करेगी, एक बार ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई, यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला केस हो गया ये तो ऐसे ये रिफ्लेक्ट कर गई, इमर्ज थ्रू द बेस परपेंडिकुलर टू द बेस। अच्छा, ये परपेंडिकुलर टू द बेस इमर्ज करी है, तो थोड़ा सा हमारा डायग्राम इजी हो गया। ये जो है परपेंडिकुलर टू द बेस इमर्ज करी है ये, तो आपको बताना है इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा। ऐसे निकला है ये, तो आपको बताना है ये एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये एंगल कितना होगा। तो इसमें तो ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी आपको पूरी, जो ज्योमेट्री है पूरा, है ना। ये एंगल आपका 90 दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ द प्रिज्म है, ये 90 हो जाएगा, तो इन दोनों का सम भी 90 आएगा, तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये एंगल आपका ए हो जाएगा, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ए हो जाएगा। और अगर ये ए है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ए होगा, तो ये एंगल भी हमारा ए हो जाएगा। अब ये यहाँ जाकर टकरा रहा है और यहाँ 90 पे बन रहा है, तो कैसे करोगे, रे यहाँ पे आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 90 है आपका एंगल, ठीक है, और ये वाली रे हमारी यहाँ से आ रही है, तो कुछ हमें सोचना पड़ेगा। ये एंगल हमारा है ए, अच्छा जी, तो ये ऐसा बन गया कुछ। अब डायग्राम फाइनल हमारा कि ये रे ऐसे आ रही है और इसका जो एंगल है यहाँ से वो है ए, और ये इस सरफेस पे टकरा रही है और फिर यूं जा रही है। हमें निकालना है एंगल ऑफ प्रिज्म ए, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल हमें पता है, फिर ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, तो ये एंगल कितने हो जाएंगे, इनका सम 90 होगा दोनों का, सॉरी इनका 180 माइनस ए होगा सम, तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे 180 माइनस ए बाय 2, ऐसे लिख सकता हूँ 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस ए, और थीटा मेरा हो जाएगा 180 माइनस ए बाय 2, 90 माइनस ए बाय 2, तो ये एंगल जो है मेरा 90 माइनस ए बाय 2 होगा, तो मुझे ये एंगल पता है, दिस एंगल विल बी 90 माइनस ए बाय 2, ठीक है, ये एंगल मेरा ए है। तो ये भी 90 माइनस ए बाय 2 हो गया। अगर ये 90 माइनस ए बाय 2 है तो ये पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके हो गए 90 माइनस ए बाय 2, तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, तो ये एंगल हमारा होगा 90 प्लस ए बाय 2, ये 90 प्लस ए बाय 2 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तीनों का सम 180 आना चाहिए इस ट्रायंगल में, तो 90 प्लस ए बाय 2 प्लस ए और प्लस थीटा मान लो इस एंगल को, इनका सम 180 आना चाहिए, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा कि ये 3a बाय 2 प्लस थीटा इज 90, यानी थीटा इज 90 माइनस 3a बाय 2, तो यहाँ से एक चीज़ ये निकल के आ गई, ये एंगल मेरा जो है वो 90 माइनस 3a बाय 2 है, तो ये एंगल मेरा जो यहाँ टकरा रहा है इससे, ये एंगल मेरा यानी 3a बाय 2 होगा, ये 3a बाय 2 होगा तो ये भी 3a बाय 2 होगा, अगर ये 3a बाय 2 होगा तो ये 90 माइनस 3a बाय 2 होगा। अब इस ट्रायंगल में 90 माइनस 3a बाय 2 है, ये एंगल मेरा 90 माइनस a है और ये 90 है, तीनों का सम 180 आना चाहिए, तो वी कैन राइट 90 प्लस 90 माइनस 3a बाय 2 प्लस 90 माइनस a बाय 2 इक्वल टू 180, तो 90 और 90 तो ये उड़ गया आपके, 180 जीरो हो गया ये, तो ये आ गया 90, इस साइड को बचा 90 इक्वल टू 3a बाय 2 प्लस a बाय 2, यानी कि 4a बाय 2 यानी 2a आया, a हमारा यानी आ गया 45 डिग्री, a तो 45 आ रहा है, इसमें आंसर दिया 36, कुछ गड़बड़ है क्या, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार दोबारा। ये हमारा एंगल a था, ये रे टकरा यहाँ 90 था, तो ये 90 माइनस a हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम 90 आना चाहिए, और अगर ये 90 माइनस a है तो अच्छा हमने ये गलत ले लिया यार, यहाँ पे ये जो है ना, ये चीज़ जो है ये तो परपेंडिकुलर होगा ना सरफेस पे, मैंने इसको पैरेलल ले लिया, इसके पैरेलल ले लिया, गलत ले लिया ना,
तो ये एक्चुअली सरफेस से परपेंडिकुलर होगा ऐसे। तो इससे जो एंगल बना रही है रे, ये एंगल जो है ये ए होगा, राइट, ये एंगल ए होगा, ठीक है। तो कर लोगे इसको, देखो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया कैसे कैसे करना है, कर लोगे अब? यस सर। ओके, तो ज्योमेट्री ट्राई करेंगे, थोड़ा ज्योमेट्री अगर लगेगी तो हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा नहीं कर रहा, दोबारा करना पड़ेगा, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा। ओके, तो आई होप सबके आंसर आ गए हैं, जो क्वेश्चन थे डाउट क्लियर है सबके, ठीक है। चलो, और कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके नो सर। ओके, चलिए, तो अच्छे क्वेश्चन थे ये। अब जो है हम थ्योरी अपनी कंटिन्यू रखते हैं, जो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे ये थर्मोडायनेमिक्स, तो हमने थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट टाइम पे, और ये सब हम कर चुके थे, थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन, ये तीनों लास्ट टाइम हो चुके थे। अब हम देख लेते हैं, ये सब हमने पिछली बार बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब रफली पढ़ लिया था। डाल्टन लॉ क्या होता है, वन डर डबल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारी, आइडियल गैस इक्वेशन को पता है। फिर आपकी वेलोसिटी जो है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितनी होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितनी होती है, मीन स्पीड कितनी होती है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल आपकी रूट 2RT/m होती है, और ये 3RT/m होती है RMS। मीन स्पीड 8RT/m होती है। तो ये सब आपकी स्पीड्स हैं। प्रेशर ऑफ द गैस और RMS स्पीड में क्या रिलेशन है, तो इस फॉर्मूले से वो रिलेशन आता है 1/3 ρ c² इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर आपका जो होता है 1/3 ρ c² होता है। यहाँ पे c² क्या है, c क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। तो दिस इज द रिलेशन। तो इसमें भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशन आपका जो है 1/3 ρ c² है। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो मॉलिक्यूल आपके वाइब्रेट करते हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। तो हम मोनो के लिए 3 लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डाई के लिए 5 लेते हैं। तो यूजुअली आपका मोनो और डाया ही आता है, ट्राई नहीं आता है, तो ट्राई पे हम नहीं जा रहे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 and 5 रिस्पेक्टिवली। और आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे मॉलिक्यूल की, तो वो आती है 3/2 kT। 3/2 kT इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्चुअली जो फॉर्मूला आता है वो आता है F/2 RT। फॉर्मूला जो आता है वो आता है F/2 kT या फिर F/2 RT। F/2 kT एक मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है, और अगर आप इसे अगर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मोल की एनर्जी आ जाएगी। तो वो आपकी आ जाएगी दिस इज फॉर 1 मोल। दिस इज फॉर 1 मोल। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपकी टोटल एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करेगी। तो आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3 तो आपकी होती है ट्रांसलेशन के कारण, है ना, XYZ के मोशन के कारण आपकी 3 तो उसके कारण होती हैं, ठीक है। और बाकी आपकी रोटेशन के कारण होती हैं। तो अगर आप केवल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT आएगी या 3/2 kT आएगी। लेकिन अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो F/2 RT आएगी। तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला देख रहे हो लिखा हुआ, आप जो फॉर्मूला देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला 3/2 kT, ये ट्रांसलेशनल है केवल। क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल जो है F/2 RT आएगी। क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो ध्यान रखना कि कौन सी पूछ रहा है, ट्रांसलेशन पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। F/2 RT आएगी, ठीक है। और आपकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट का जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो Q = ms डेल्टा T पढ़ा था हमने छोटी क्लास में, वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। ms डेल्टा T या dt लिख लो, चेंज इन टेम्परेचर जो होगा उसके हिसाब से आता था। अब यहाँ पे जो है ये dq लिख लो इसको। तो जब गैस के केस में लिखोगे तो आप मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करते हो तो mc डेल्टा T लिखते हो या dt लिखते हो। तो c कितना हो जाएगा मेरा, dq/dt। मुझे dq/dt निकालना पड़ेगा प्रोसेस का, और उसे n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरा मोलर स्पेसिफिक हीट आएगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस अगर आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो Cp हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है तो Cv हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा 1/n dq/dt। दिस इज द
मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये जो वैल्यू आती है एक्चुअली CV की जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी F/2R। जब आप सॉल्व करोगे इसे तो ये आएगी। और CP की जो वैल्यू आती है वो आती है F/2R + R, क्योंकि CP - CV जो होता है वो R होता है। तो ये आती है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो गामा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 2/f। 1+2/f। ओके, करेक्ट, ये आएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखने सारे फॉर्मूला। 1 + 2/f, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस। एंड उसके बाद एक मीन फ्री पाथ है आपका। मीन फ्री पाथ जो है, जो गैस मॉलिक्यूल आपके टकराते रहते हैं बार बार आपस में, तो दो कोलिजन के बीच में जो पाथ ट्रेवल करते हैं उसको फ्री पाथ बोलते हैं। तो अगर डिफरेंट कोलिजन का हम पाथ निकालें, उसको एवरेज निकालें, तो मीन फ्री पाथ आएगा। उसका फॉर्मूला है 1/√2 n πd²। n यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, और d उसका डायमीटर है गैस मॉलिक्यूल का, पाई तो आपका कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मीन फ्री पाथ, ND²। ठीक है, अब यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ये फॉर्मूला डिफरेंट फॉर्म में भी आ सकता है, हमारे डेंसिटी की फॉर्म में या अदर फॉर्म में भी आ सकता है। P = nRT अगर आप यूज करोगे तो वहां से आप, लेकिन वो वाला n और ये वाला n अलग है। ठीक है, ये n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मोल नहीं है ये, तो लेकिन उसको रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो मोल निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, तो मोल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है मीन फ्री पाथ का, √2 πd² n। थर्मोडायनेमिक्स पे फटाफट से देख लेते हैं। वर्क डन आपको पता है P डेल्टा V होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है ΔQ = ΔU + ΔW। फिजिक्स में ये होता है आपका ΔU + ΔW, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन जो आपका होता है, कहाँ से आता है, जितनी आपने हीट दी है उससे आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी होती है और वर्क डन भी होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब जो ΔU होता है वो केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो उसका जो आता है वैल्यू आता है NCV ΔT। ΔU का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, NCV ΔT। ठीक है, ये किसी भी प्रोसेस पे आएगा। आप ये मत सोचना कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे होगी तभी आएगा, ये सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी तभी आएगा। किसी भी प्रोसेस में, चाहे वो वॉल्यूम में हो या ना हो कांस्टेंट, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर पे भी हो रही हो, चाहे वो किसी भी चीज पे हो रही है, ΔU ऑलवेज विल कम NCV ΔT। और हमारा वर्क डन जो है तो आपको पता ही है क्या होता है, P डेल्टा V होता है। साइन कन्वेंशन हमारे क्या है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो पॉजिटिव वर्क डन होता है। ये आपका केमिस्ट्री में भी पॉजिटिव मानते हो आप इसे। इंटरनल एनर्जी अगर आपकी बढ़ती है तो पॉजिटिव मानते हो आप, सिस्टम की अगर बढ़ रही है, केमिस्ट्री में भी यही मानते हो। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, केमिस्ट्री में उल्टा होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हम वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं। तो वर्क डन बाय द सिस्टम कब होता है, जब गैस एक्सपेंड करती है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। तो जब गैस एक्सपेंड करेंगी तो हम वर्क डन को पॉजिटिव लेंगे, और जब कंप्रेस करेंगी तो हम वर्क डन को लेंगे नेगेटिव। तो ये सबको क्लियर होना चाहिए, साइन कन्वेंशन। तो फर्स्ट लॉ जब आप लगाओगे तो साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे। सेकेंड लॉ फिर हमारा है, उसमें कुछ स्टेटमेंट है आपकी। तो इसमें ये लिखा है कि हीट जो है अपने आप ट्रांसफर नहीं होगी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, जब तक आप कोई एक्सटर्नल कोई सोर्स ना लगाओ तब तक नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट है इसकी, बहुत यूजफुल नहीं है आपके लिए। प्रोसेस आपकी जो डिफरेंट प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस आपको पता है, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, सब आपको पता है प्रोसेसेस। क्या में जीरो होते हैं, आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज, बारिक में प्रेशर, और कोरिक में वॉल्यूम। तो आपको पता है इसमें वर्क डन निकालना पड़ता है डिफरेंट प्रोसेस का। तो आइसोकोरिक का जीरो होता है, आइसोबारिक का P डेल्टा V होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, P आपका कांस्टेंट है। आइसोथर्मल आपको याद करना पड़ेगा, तो 2.303 nRT ln V2/V1, दिस इज द फॉर्मूला। और अगर P की फॉर्म में लिखेंगे तो आपका PV यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, PV कांस्टेंट है, तो V की जगह पे 1/P आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा P1/P2। यहाँ V2/V1 था, यहाँ पे P1/P2 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सब लोग। एडियाबैटिक प्रोसेस आपकी जो है उसका फॉर्मूला ये है, PV की पावर गामा कांस्टेंट, या T की पावर गामा -1, या फिर T की पावर गामा P की पावर 1 - गामा इज कांस्टेंट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एडियाबैटिक इक्वेशन। इसमें वर्क डन अगर आप निकालोगे तो आपका वर्क डन ये आता है, P1V1 - P2V2 गामा -1, या तो ऐसे ही आप कर लो, या P2V2 भी लिखते हैं कई जगह, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय 1 - गामा हो जाएगा फिर उस केस में। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आवर एडियाबैटिक वर्क डन। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप आता है P/V आता है -P/V, और आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप आता है माइनस गामा P/V आता है। जब आप PV ग्राफ बनाओगे तो वहाँ पे स्लोप अगर आप निकालोगे dy/dx, तो माइनस गामा P/V आता है, तो आइसोथर्मल का स्लोप ज्यादा होता है।
फिर ये आपका सीपी सीवी की वैल्यू दे, एंट्रोपी क्या होता है आपका, एंट्रोपी चेंज अगर आप निकालोगे तो हीट गिवन बाय टेम्परेचर, इससे आप एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो। अगर ये आपका मान लो फेस चेंज हो रहा है, आइस गल रही है, कुछ मेल्टिंग हो रहा है, तो एमएल ले सकते हो आप वहाँ पे, अदरवाइज कुछ और ले सकते हो। तो दिस इज द थिंग। फिर मोनोटॉमिक गैस के सीपी सीवी कितने होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, F/2R होता है ये, तो F/2R 3/2R हो जाएगा, ये F/2R प्लस R हो जाएगा, तो प्लस R करोगे तो 5/2R का रेशियो निकालोगे तो 1/5/3 आ जाएगा। डायटोमिक का F/2R, F इसकी 5 होती है, 5/2 हो जाएगा, प्लस R करोगे तो 7/2 हो जाएगा, डिवाइड करोगे दोनों को तो 7/5 आ जाएगा। पोलर एटॉमिक की जरूरत नहीं है, इसकी सबकी जरूरत नहीं है। इन जनरल हमारा जो होता है ये F/2R, F/2 + 1R और 1 + 2/F ये होता है, इसको हम ध्यान रखेंगे बस, और हमें कोई जरूरत बाकी फॉर्मूले की नहीं है। ये सब जो दिया हुआ है सब जरूरत नहीं है याद करने की। सीपी सीवी जो नीचे दिए हुए हैं, जो दो गैस को मिक्स करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें ये यूज नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम एवरेज निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे, मान लो 4 मोल मोनो एटॉमिक गैस, एक मिनट क्या हो गया इसको, 4 मोल मोनो एटॉमिक गैस और आपके मान लीजिए 5 मोल डायटोमिक गैस को आपने मिला दिया, ऐसा कुछ बना दिया आपने, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। तो अगर मान लो पूछेगा एफ एवरेज कितना आएगा, एफ एवरेज हमारा आ जाएगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे पहले, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितनी आएगी 12, 4 × 3, ऐसे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे तो कितनी आएगी 5 × 5 यानी 25 आ जाएगी। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हमारे पास 5 और 4 9 है, तो ये पर मोल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी आ गई 12 और 25 37/9। दिस इज द एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर आपको सीवी निकालनी है तो F/2R कर लो, F की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, सीपी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो और गामा निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है सबको, एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना और उससे ये निकालना क्लियर है। यस सर। ओके, तो ये सब फॉर्मूले आपकी जरूरत नहीं है जो नीचे लिखे हुए हैं, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा हीट इंजन होता है। हीट इंजन हमारा आपको पता है हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर तक को काम करता है। इसकी जो एफिशिएंसी आती है कार्नोट साइकिल से भी निकालोगे तो ये आ जाएगी आपकी 1 - T2/T1, T2/T1 आती है 1 - T2/T1। तो ध्यान कैसे, T2 का है हॉट वाला होगा, सॉरी कोल्ड वाला होगा, T1 आपका हॉट वाला होगा, क्योंकि ये रेशो 1 से कम आना चाहिए, नहीं तो एफिशिएंसी आपकी नेगेटिव आ जाएगी। तो नीचे ज़्यादा होगा टेम्परेचर, ऊपर कम होगा, तो नीचे हॉट ऊपर कोल्ड, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। इसमें हॉट वाला आपका सोर्स होता है, तो इसकी जो एफिशिएंसी आती है 1 - T2/T1 आती है। दिस इज द एफिशिएंसी फॉर द कार्नोट साइकिल या फिर द हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर के केस में ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, उसे बीटा बोलते हैं। बीटा हमारा जो आता है T2/T1 - T2 आता है, बीटा हमारा T2/T1 - T2 आता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, हम फिर लगभग 20 मिनट बाकी हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी जो है अगली क्लास में देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट और कंडक्शन क्या होता है। इतना क्लियर हो गया सबको? मैंने बहुत जल्दी लेके चला इसे, क्लियर है सबको ये चीज़ें? क्वेश्चन कर लें। इसमें कोई डाउट है? नो? क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है AIPMT में भी आ चुका है और नीट में भी आ चुका, सॉरी JEE मेंस में भी आ चुका है, दोनों में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को देखो क्या है। ये आपको एक कर्व दिया हुआ है, PV ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, PV ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो 2P0 है और इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो V0 है, और जब ये नीचे आया तो यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया P0 और वॉल्यूम हो गया 2V0। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो इसमें पूछा है आपको व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा?
ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं आपको। एन मोल ऑफ गैस इसमें, तो एन के टर्म में आंसर है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सर बी। नो, सॉरी सर, सी है। नो, अभी भी सही नहीं है।
हाँ जी, बाकी लोगों ने निकाला। कैसे निकाल रहे हो? मैक्सिमम टेम्परेचर तो कैसे निकाल रहे हो? नहीं आया किसी को? अरे भाई, मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है, किसी पॉइंट पे टेम्परेचर कैसे निकालोगे आप? इसकी इक्वेशन चाहिए होगी, सबसे पहले तो इक्वेशन निकाल लोगे लाइन की। सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन निकालोगे। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे? सर 2 पॉइंट फॉर्म से 2 पॉइंट फॉर्म से निकालोगे, करेक्ट। y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। करेक्ट, तो अभी लिख सकते हैं यहाँ पे y यानी कि हमारा प्रेशर y पे है, तो P माइनस पी नॉट, एक है 2 P नॉट, ऐसे। ऐसे ठीक है। ये हो जाएगा माइनस P0/V0। तो ये इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए। अच्छा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा ये? P V0 माइनस 2 P0 V0 इक्वल टू माइनस P0 V प्लस P0 V0। इनको सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा आपका PV0 इक्वल टू माइनस P0 V प्लस 3 P0 V0। ये इक्वेशन बनने वाली मेरे ख्याल से। अब टेम्परेचर हमारा जो होगा वो होगा PV को NRT यूज़ कर लेते हैं। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, P है और एक V है। तो इधर हम इसको P की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या V की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें टेम्परेचर को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे मान लो P की वैल्यू पुट कर देते हैं। P की वैल्यू हो जाएगी NRT/V। P को NRT/V पुट कर देता हूँ, क्या बन जाएगा? NRT/V0/V इक्वल टू 3 P0 V0। ये बना। अब यहाँ पे देख लो, इसको मैक्सिमम मिनिमम करना है आपको। कर लोगे इससे आगे? मैक्सिमम मिनिमम बी वाले को एक तरफ ले आओ, वी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अगर, तो क्या बन जाएगा? NRT/V0 इक्वल टू माइनस P0 V² प्लस 3 P0 V0 इंटू V।
आपको टी को मैक्सिमाइज करना है, तो टी को विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। वॉल्यूम डिफरेंशिएट कर लेंगे। एन आर पी नॉट बाहर आ जाएगा, पी को डिफरेंशिएट करते हैं, डी टी बाई डी वी इक्वल टू पी नॉट माइनस टू पी नॉट वी आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका थ्री पी नॉट वी नॉट, बी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस थ्री पी नॉट वी नॉट, ये आएगा आपका। अब इसको मैक्सिमम करने के लिए आपको सॉरी, ये मैक्सिमम यहाँ पे जीरो होगा आपका। अगर ये चीज़ जीरो हो गई आपकी, इसको जीरो पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस टू पी नॉट वी प्लस थ्री पी नॉट वी नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ से इसको इस तरफ किया, पी नॉट तो कट जाएगा आपका, तो आपका टू वी नॉट इक्वल टू थ्री वी नॉट और v इक्वल टू थ्री बाई टू वी नॉट। इस कंडीशन में आपका ये जीरो होगा, यानी टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। इस कंडीशन में आपको बताना है, आपको निकालना क्या था इसमें, मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना। तो टेम्परेचर हमारा जो आ रहा था इस फॉर्मूले से आ रहा था, ये आ रहा था, तो टेम्परेचर पे यहाँ पुट कर दो इस फॉर्मूले में, एन आर टी वी नॉट, ये फॉर्मूला था आपका, इक्वल टू माइनस पी नॉट वी स्क्वायर प्लस थ्री पी नॉट वी नॉट वी प्लस थ्री पी नॉट वी नॉट वी, ये था। अब वी के लिए आप पुट कर देते हैं हम लोग, तो थ्री पी नॉट वी नॉट इंटू वी, यानी थ्री बाई टू वी नॉट आ जाएगा ये, माइनस पी नॉट वी का स्क्वायर पुट कर दो, नाइन बाई फोर वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू एन आर टी वी नॉट। तो एक वी नॉट तो उड़ा दो, यहाँ प्लस का साइन है बीच में, एक वी नॉट उड़ा दो तो कितना बचाइए, नाइन बाई फोर पी नॉट वी नॉट नेगेटिव का, प्लस ये भी हो जाएगा नाइन बाई टू पी नॉट वी नॉट पॉजिटिव का, इक्वल टू हमारा है एन आर टी, एन आर को बाद में डिवाइड कर देंगे, और ये आपको एलसीएम लोग यहाँ पे तो चार आ जाएगा नीचे, माइनस का 9 प्लस का 18, तो ये हो जाएगा 9 बाई चार पी नॉट वी नॉट। अब इसको डिवाइड कर दो एन आर से, तो ये एन आर से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 बाई फाइव फोर एन आर आ जाएगा, 9 बाई फोर एन आर, यानी कि डी आंसर। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन AIPMT में भी आया था 2015 में, और जेईई में 2016, दोनों में आ रखा है क्वेश्चन में। क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये एक PQ डायग्राम है और ये एक गैस है। पहले तो उसका वर्डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? अगर ऐसा डायग्राम है तो वर्डन नेगेटिव है पॉजिटिव है? ये जीरो है। ये बताओ, एनी आइडिया, एनीवन? आयुषी? सर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो नेगेटिव होना चाहिए ना? नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही, नेगेटिव आएगा बिल्कुल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में नेगेटिव आता है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे 10 दी हुई है, ऐसा यूनिट में है, और ये वैल्यू आपको 2 दी हुई है, ये भी ऐसा यूनिट में है, मीटर क्यूब में है, और ये वैल्यू आपको यहाँ की वैल्यू 1 दी हुई है, और ये वैल्यू नहीं दी हुई है आपको, ये वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक, खाली छोड़ा हुआ है। तो ये बोल रहे हैं इस प्रोसेस में नेट हीट सप्लाई टू द गैस इज 5 जूल, नेट हीट सप्लाइड इज 5 जूल।
तो आपको बताना है वर्क डन इन प्रोसेस सी ए प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। ये सी ए प्रोसेस है नीचे वाली। फर्स्ट फ्लो क्या होता है हमारा, ये होता है, आंसर नहीं कर रहा, कुछ लिख रहा हूँ बस। फर्स्ट फ्लो ये होता है हमारा। साइक्लिक प्रोसेस में क्या क्या होता है इसमें से, कुछ जीरो हो सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस में इसमें से। साइक्लिक प्रोसेस में क्या ये जीरो हो सकता है, ये या फिर ये। सर बीसी में तो वर्क डन जीरो होगा। बीसी में वर्क डन जीरो होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। सर ए बी में हम पी डेल्टा भी लगा देंगे। ए बी का वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। पी डेल्टा भी। एक चीज और है ना, साइक्लिक प्रोसेस में इनमें से कोई चीज जीरो होती है क्या, ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को। साइक्लिक प्रोसेस में इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन है, वर्क डन तो जीरो नहीं होगा। वर्क डन जीरो होगा क्या, वर्क डन तो नेगेटिव है आपका, जीरो नहीं होगा। डेल्टा यू, ये किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा यू, यू किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी। अभी हमने लिखा था ना k/2 nkt लिखा था ना हमने अभी, nkt/2 3/2 kt लिखा था ना अभी। इस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना ये इंटरनल एनर्जी। तो टेम्परेचर आपका कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। सर स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन है। तो अगर मैं घूम के एक पॉइंट से घूम के बी सी पे जाके फिर ए पे आ जाऊं तो टेम्परेचर सेम हो जाएगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा ना, घूम के आऊंगा तो मेरा चेंज इन टेम्परेचर जीरो हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में ये जीरो होता है, डेल्टा यू। तो ध्यान रखना, डेल्टा यू इज जीरो फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो क्या आ गया फिर आपका यहाँ से, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू आ गया, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू आ गया। तो वर्क डन आपने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। तीसरा वर्क डन आप लिख लो जो भी आपका होगा, एक्स मान लो इसको। तीनों का सम कितना आना चाहिए, 2 के बराबर। ये हीट सप्लाई टू द गैस है, तो पॉजिटिव लोगे, देखो आंसर क्या आएगा। सर -5 जूल। -5। बाकी लोगों को समझ में आया। Yes, sir. ओके, तो कुछ ध्यान आ रहा है थर्मोडायनामिक्स, साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन उसमें नेगेटिव क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों होता है, कुछ ध्यान आ रहा है, रिकॉल हो रही है चीजें। इसका आंसर आ रहा है -5 जूल, हाँ करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे। तो ऐसे करते हैं इसको यार, अभी तो क्लास का टाइम हो गया,
और सुबह लेटेस्ट करके एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो करें ये अगली क्लास में करते हैं, चलो अगली क्लास में ढंग से करते हैं। इसके क्वेश्चन थोड़ा कर लेंगे थर्मोडायनेमिक्स के, और गैस के कर लेंगे, फिर आगे जो है रेडिएशन और कंडक्शन है वो देख लेंगे, ठीक है। आप लोगों का जेई मेंस होगा तब तक तो मेरे को लगा जेई मेंस हो जाएगा अगली क्लास तक, तो अभी नहीं होगा, 7-6 तारीख है ना उसको भी। आपका डेट वो आ गया, जेई मेंस का कार्ड वार्ड आ गया, एडमिट कार्ड वगैरह? नो सर, नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक आएगा, चलो ठीक है। तब तक हम लोग इसको फिर करते हैं, तो ये अगली बार क्वेश्चन करते हैं इसके ढंग से, तो हमने पढ़ लिए, क्वेश्चन करते हैं अगली बार, ठीक है। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना तब तक 2-4 क्वेश्चन, और बाकी चैप्टर करते रहो आप लोग साथ साथ, इसको भी खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। कोई और डाउट है किसी को तो ग्रुप में डाल लेना। ओके, थैंक यू एवरीवन देन।